तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमें बताता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा। सिमिलरली हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। हमें करना क्या होगा, हमें एक यूनिट चार्ज रखना होगा जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमें डिफाइन कर देगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इन शॉर्ट कूलम्स लॉ हमें ये बताता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सिमिलरली एक और एक लॉ है मैग्नेटिज्म में जिसको हम लोग बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ हमें बताता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। कूलम्स लॉ हमें बताता था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सिमिलरली जो बायो सेवर्ट लॉ है वो हमें बताता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो बायो सेवर्ट लॉ समझने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बायो सेवर्ट लॉ प्रोसीड करेंगे। सबसे सिंपल चीज़ जैसे कि हमें मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो की वजह से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ये है कंडक्टर और ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो है बॉटम से टॉप की तरफ। तो एक करंट के फ्लो की वजह से क्रिएट होगी मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो थंब होगा, जो राइट हैंड का जो थंब होगा उसे हमें करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ है, बॉटम से टॉप। तो उस केस में हम लोग थंब को कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे। तो जो बाकी की जो कर्ल फिंगर होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी, जो मुड़ी हुई जो उंगलियां होगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर में से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये जो कर्ल फिंगर है, ये जो कर्ल फिंगर है वो इंडिकेट करेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिज्म में उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली इनवर्ड्स और नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो नॉर्मली इनवर्ड्स और जो नॉर्मली जो आउटवर्ड्स जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ऐसी क्रॉस वाली सिंबल से और डॉट वाली सिंबल से। अगर आपको ये याद रखना है तो आपको बेसिक सी चीज़ ध्यान में रखनी होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो जो आउटवर्ड जो वर्ड है इसमें पहला जो टर्म आता है वो होता है ओ। तो अगर हम लोग ये वाला सिंबल देखें, ये वाला सिंबल हमें कुछ ओ के तरह दिख सकता है। यहाँ पर बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट है, उसके अक्रॉस एक सर्कल बना है, तो इसको हम लोग ओ के तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ ऐसा अगर सर्कल दिखाई दे जिसमें एक पॉइंट होगा सेंटर में, तो हमें जल्दी से क्लिक हो जाएगा ओ। तो हम लोग ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड का सिंबल। सिमिलरली ये वाला जो सिंबल होगा इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मली इनवर्ड्स का सिंबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। एक और एक चीज़, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है कंडक्टर के अक्रॉस वो डिपेंड करेगी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर करंट अगर ज़्यादा फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी, अगर करंट कम फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है कंडक्टर के अक्रॉस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। यहाँ पर जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पर आप सिर्फ डिस्टेंस कंसीडर करो। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से फिर जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होते जाती है। डिस्टेंस अगर कम होता है, डिस्टेंस किसका, अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में वो कम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है
तो ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड और कम होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो और कम होगी। मतलब अगर डिस्टेंस अगर जैसे ही बढ़ते जाएगा कंडक्टर के रेस्पेक्ट में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होते जाएंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से। यहाँ पर जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो कुछ इतना हार्ड वर्ड नहीं है, मैं इसका मतलब आपको बाद में बताऊंगा, बट फॉर दी अभी अभी के लिए आप डिस्टेंस ही कंसीडर करते हुए चलो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़, जैसे कि हमने लॉरेंट्ज फोर्स में डिस्कस किया था, अगर कोई दो वेक्टर्स है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, अगर हम लोग दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल कंसीडर करना होगा, और दोनों के बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो कोसाइन ऑफ एंगल है वो हमें कंसीडर करना होगा। एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, ये है वेलोसिटी वेक्टर। जैसे कि हमें मालूम है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन। तो ये जितनी भी जो क्वांटिटीज़ है, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं यह है वेक्टर वी, और ये जो वेक्टर वी का जो डायरेक्शन है उसको हमने वी कैप से कंसीडर किया है। तो जो वेक्टर वी का जो डायरेक्शन होगा वी कैप वो बराबर में होगा ये वेक्टर वी के और उसके मैग्नीट्यूड के। तो जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब जितनी भी जो चीज़ है हम लोग जब बायो सेवर्ट लॉ आगे देखेंगे, ये सब जितनी भी जो चीज़ है वो हमें काम आने वाली है, इसलिए मैं ये पहले से समझा रहा हूँ। सिमिलरली जो कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी अगर उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो सिंबल होते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करना हो या फिर इंडिकेट करना हो, या फिर कुछ इस तरीके से हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करते हैं। अभी एक चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? जो करंट एलिमेंट है सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। करंट एलिमेंट क्या होता है? जो करंट एलिमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं करंट एलिमेंट क्या है। कंसीडर कर लेते हैं ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं करंट के फ्लो का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो हम लोग एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं डी। ये जो डी लेंथ है वो बहुत छोटी सी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, आप इसको एलिमेंट्री लेंथ भी बोल सकते हो। तो जो लेंथ है इसको हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करेंगे जो कि होगी डी वेक्टर, और जो एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो करंट एसोसिएटेड है वो है आई। तो यहाँ पर जो आईडीएल वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट एलिमेंट। ये जो आईडीएल वेक्टर है इसको हम लोग बोलेंगे करंट एलिमेंट। तो जो करंट एलिमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करें, करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का करंट का डायरेक्शन। तो जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा करंट एलिमेंट का वो करंट का मैग्नीट्यूड और जो एलिमेंट्री लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के प्रोडक्ट के बराबर में होता है। तो ये हो गया करंट एलिमेंट के बारे में। बस अभी हम लोग समझेंगे बायो सेवर्ट लॉ। तो जैसे कि मैंने बोला जो बायो सेवर्ट लॉ है हमें बताता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बायो सेवर्ट लॉ की बहुत सी खासियत है। जो बायो सेवर्ट लॉ होता है वो कोई भी रैंडम शेप के लिए एप्लीकेबल है। जो बायो सेवर्ट लॉ है वो कोई भी रैंडम शेप के वायर या फिर जो रैंडम शेप का जो कंडक्टर है जिसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि हम लोग बायो सेवर्ट लॉ में बेसिकली करते हैं क्या, एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं और वो एलिमेंट्री लेंथ के रेस्पेक्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ, तो यहाँ पर आ जाते हैं दो फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनमें से एक का नाम है जैन बैप्टिस्ट बियो और दूसरे का नाम है फेलिक्स सेवर्ट। तो ये दोनों फिजिसिस्ट के ही नाम पर दिया गया है बायो सेवर्ट लॉ। और ये दोनों जो फिजिसिस्ट है जैन बैप्टिस्ट बियो और फेलिक्स सेवर्ट, इन्होंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो अभी हम लोग ये लॉ को समझेंगे। आई होप ये जितना भी हमने समझा है, जितना भी हमने कंसिडर किया है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग समझते हैं बायो सेवर्ट लॉ को। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा कंडक्टर। ये हमने कंसिडर किया है, ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग करंट के फ्लो का डायरेक्शन देख सकते हैं जो कि बॉटम से टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं एक पॉइंट, ये है पॉइंट पी। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड।
तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, जैसे कि मैंने बोला बायो सेवर्ट लॉ में हम लोग एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं और वो एलिमेंट्री लेंथ के रेस्पेक्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हमें कंसीडर करना होगा कंडक्टर में एलिमेंट्री लेंथ। तो ये हमने कंसीडर किया एलिमेंट्री लेंथ जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है DL। और ये जो एलिमेंट्री लेंथ और जो पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं R। ये जो एलिमेंट्री लेंथ DL और ये जो पॉइंट P है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ये जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है DL, जिसकी वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा DB वेक्टर या फिर DB। क्योंकि जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, इसलिए ये एलिमेंट्री लेंथ की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग यहाँ पर एक और एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है DB मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट से। अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर करंट का फ्लो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो यहाँ पर जो DB जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सबसे पहला डिपेंडेंट होगी, जो DB मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट P पर बन रहा है ये एलिमेंट्री लेंथ की वजह से, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट से। अगर करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पर वो कम होगी। तो जो DB मैग्नेटिक फील्ड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। और हमने ये भी देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट P और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे R स्क्वायर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है तो हम लोग R स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी DB, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर से। सिमिलरली पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो एंगल है उसके, जो साइन ऑफ थीटा जो एंगल है उसके। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइन ऑफ थीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं या फिर हम लोग ये जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं R, उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए हम लोग इसको डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे पॉइंट P और एलिमेंट्री लेंथ के बीच का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिस्टेंस R और ये जो एंगल थीटा है, अगर ये वेरी करता है तो जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरी करेगी। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, अगर ये साइन ऑफ थीटा अगर ये एंगल अगर वेरी करता है तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरी करेगी, अगर ये ज़्यादा होता है तो जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी वेरी करेंगी। इन शॉर्ट पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये एंगल से भी प्रोपोर्शनल होगा। तो जो एंगल है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं साइन ऑफ थीटा। अभी जो लास्ट पैरामीटर जिसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी वो है ये एलिमेंट्री लेंथ। अगर हम लोग एलिमेंट्री लेंथ का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा कंसिडर करते हैं तो अगर वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले एलिमेंट्री लेंथ के लिए जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इतनी सी एलिमेंट्री लेंथ। अगर हम लोग इतनी सी एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर करते हैं तो ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज है मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 कूलम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी 2 कूलम के हिसाब से बनेंगी। सिमिलरली हम लोग एलिमेंट्री लेंथ ज़्यादा कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री लेंथ अगर हम लोग ज़्यादा कंसीडर करते हैं तो चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम लोग एलिमेंट्री लेंथ कम कंसीडर करेंगे तो उस केस में करंट कम होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये हमें मालूम है। और अगर हम लोग ज़्यादा एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं, एलिमेंट्री लेंथ का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट P पर वो एलिमेंट्री लेंथ पे भी डिपेंडेंट है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग ये जितने भी जो पैरामीटर्स है अगर इसको अगर हम लोग साइमल्टेनियसली अगर कंसीडर करें तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। DB मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर को हमने डिनोमिनेटर में क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से, इसलिए हमने ये जो R स्क्वायर है इसको हमने डिनोमिनेटर में कंसीडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो हमें मिल जाएंगी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी वो होगी म्यू नॉट
ओवर 4 पाई, और जो बाकी का जो टर्म होगा वो वैसा ही रहेगा, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, ये जो 4 पाई है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो म्यू नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यही है बायो सेवर्ट लॉ। तो ये बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से पॉइंट पी पर, ये बायो सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है। तो लॉ के हिसाब से जो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, एलिमेंट्री लेंथ के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एलिमेंट्री लेंथ के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बायो सेवर्ट लॉ है उसका स्केलर फॉर्म है। सिमिलरली अगर हम लोग बायो सेवर्ट लॉ का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें, तो जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर हम लोग वेक्टर फॉर्म क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऑब्वियसली हमें वेक्टर फॉर्म भी कंसीडर करना होगा जो कि हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से, जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमें कंसीडर करना होगा एलिमेंट्री लेंथ, जैसे कि मैंने एलिमेंट्री लेंथ नहीं, करंट एलिमेंट, हमें करंट एलिमेंट कंसीडर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जो करंट एलिमेंट होता है वो एलिमेंट्री लेंथ और करंट का प्रोडक्ट होता है, और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो हमें कंसीडर करना होगा करंट एलिमेंट, और जो हम लोग जो डिस्टेंस आर कंसीडर कर रहे थे, डिस्टेंस जो हम लोग जो आर कंसीडर कर रहे थे, ये डिस्टेंस आर के बदले हम लोग पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्री लेंथ, और उसको मैंने आर वेक्टर से डिनोट किया हूँ। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेक्टर फॉर्म में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, हम लोग डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड को जो डायरेक्शन होगी वो अंदर के तरफ होगी। यहाँ पर आप राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हो। कंडक्टर कुछ इस तरीके का है, करंट का फ्लो कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा, नॉर्मली इनवर्ट्स होगा, मतलब ये जो पेज है इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हमने एन कैप से कंसीडर किया। यहाँ पर आप जो बायो सेवर्ट लॉ का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अगर उसके साथ आप ये अगर डायरेक्शन को अगर कंसीडर कर लेते हो या फिर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। मगर वो इनकम्प्लीट होगा, मगर उसके लिए भी मे बी आपको मार्क्स मिल सकता है। मगर यहाँ पर आप देखो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो एन कैप जो डायरेक्शन होगा वो करंट एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर में होगा। तो अगर आपको उतना नहीं कंसीडर करना है तो आप यहाँ तक के, जैसे कि ये स्केलर फॉर्म है डीबी वेक्टर, अगर यहाँ पर देखिए ये स्केलर फॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, म्यू नॉट ओवर 4.2 आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर आप अगर ये जो एन कैप जो डायरेक्शन है, एन कैप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी चल जाएगा, मगर हाफ मार्क्स आपको कम मिलेगा मे बी। तो अभी हम लोग आगे ये जो एन कैप है उसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला वैल्यू मतलब ये जो एन कैप है वो करंट एलिमेंट और जो पोजीशन वेक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसके बराबर में होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ये हमने कंसीडर किया डीएल, ये है एलिमेंट्री लेंथ, इसके साथ जो एसोसिएटेड जो करंट है वो है आई। तो यहाँ पर जो आई डी एल है वो है करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन है बॉटम से टॉप, तो जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी है बॉटम से टॉप। तो अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके का करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है। और अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर देखें तो जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है जो कि आर वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये है एलिमेंट्री लेंथ डीएल, और ये है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और ये है पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, और ये है पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वह एक्जैक्टली बराबर में होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था उसको हमने एन कैप से इंडिकेट किया था। जैसे कि हम लोग जो मैग्नेटिक थोड़े टाइम पहले हमने देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हमने एन कैप से इंडिकेट किया था, जो कि अंदर के तरफ है, पेज के अंदर के तरफ है। सिमिलरली ये जो आइडियल वेक्टर और ये जो आर वेक्टर है दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो भी अंदर के तरफ होगा, मतलब वो पेज के अंदर के तरफ होगा। ये जो पेज है पेपर उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर के तरफ होगा। तो ये जो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है उसको हम लोग बोल सकते हैं एन कैप के, क्योंकि जो दोनों का जो डायरेक्शन है वो एन कैप के डायरेक्शन में। दोनों के डायरेक्शन को हम लोग कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी जो कर्ड फिंगर है, जैसे कि हमें मालूम है कोई भी वेक्टर्स के कोई भी अगर हम लोग
वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, जो कर्ल्ड फिंगर होती है उसको हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो वेक्टर है आइडियल वेक्टर वो है पहला वेक्टर, सॉरी ये वाला जो वेक्टर है आइडियल वेक्टर पहला वेक्टर है, और ये जो आर वेक्टर है वो है दूसरा वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। तो हमारी जो कर्ल्ड फिंगर है वो हमें आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ लेके जानी होगी। तो जो आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ हम हमारी अगर कर्ल्ड फिंगर लेके जाएंगे, मुड़ी हुई उंगलियां, तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से मैं कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर को मैं आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ लेके जाऊंगा, आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। जो कर्ल्ड फिंगर का जो डायरेक्शन होगा आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ होगा। तो जो थंब का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट करेगा और तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इंडिकेट करेगा एन कैप का डायरेक्शन जो कि होगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आपकी जो कर्ल्ड फिंगर है वो आपको आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ लेके जाना है। तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा जो कि होगा अंदर की तरफ, जो कि होगा एन कैप का डायरेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है दोनों का जो डायरेक्शन है वो है अंदर की तरफ, और जो दोनों का जो डायरेक्शन है वो एन कैप के बराबर में। अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एन कैप है आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के बराबर में, इसका रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि जो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ये जो एन कैप का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन के बराबर में, इसलिए हमने दोनों को सेम कंसीडर किया। यहाँ पर हमने जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर उसका जो डायरेक्शन होता है उसको अगर हम लोग वी कैप से कंसीडर करते हैं तो जो वी कैप होगा वो वेक्टर के बराबर में और जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर में होगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर एन कैप कंसीडर करें, ये जो एन कैप कंसीडर हो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें तो जो एन कैप होगा वो बराबर में होगा आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अगर हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो साइन ऑफ एंगल है वो हमें कंसीडर करना होगा, आइडियल आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एन कैप है, एन कैप के लिए हमें मिल जाता है एक रिलेशन जो कि आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आइडियल आर साइन थीटा। तो यहाँ पर जो एन कैप है इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ जो स्केलर फॉर्म में, जैसे कि मैंने बोला था अगर स्केलर फॉर्म में आप अगर ये डायरेक्शन अगर मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ रख दे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एन कैप है, एन कैप की जगह पे हम लोग ये जो एन कैप के लिए जो हमें जो रिलेशन मिला है उसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन, डी बी वैक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आइडियल साइन ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर। एन कैप की जगह पे ये जो एन कैप की जगह है, एन कैप की जगह पे हम लोग ये वाला टर्म सब्सटीट्यूट कर देंगे, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आइडियल आर साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ थीटा, यहाँ से साइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा ये आर और ये डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर। और सिमिलरली हमें मिल जाएगा आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पे हमें एक आर मिला था और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो जब इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। ये है बायो सेवर्ट लॉ का इस वेक्टर फॉर्म, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो है अंदर के तरफ। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला था जो हम लोग जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कंसीडर कर रहे थे जो कि थी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी यूनिट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो 4 पाई है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट के लिए एक यूनिट भी होती है और एक वैल्यू भी होती है। म्यू नॉट के लिए जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये जो म्यू नॉट है जैसे कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में एक पूरी वीडियो है हम लोग डिस्कस करे हुए वीडियो में। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हम लोग कम्प्लीटली अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंसिडर करें तो हमें मिलता है 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म कंसीडर करें बायो सेवर्ट लॉ का तो हमें मिलता है डी बी वैक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है म्यू नॉट के लिए वैल्यू। तो ये जो टर्म है, ये जो स्केलर फॉर्म है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे म्यू नॉट, क्योंकि हमें म्यू नॉट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इंटू 4 पे आइडियल साइन थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डीबी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है टेस्ला, और ये जो आर स्क्वायर है वो है रेडियस, और जो रेडियस के लिए हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं वो होती है मीटर स्क्वायर, मीटर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करेंगे। जो 4 पाई है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आईडीएल, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, आई करंट की यूनिट एम्पियर, डीएल जो लेंथ की जो यूनिट है अगेन फिर से मीटर। साइन ऑफ थीटा ये भी मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा टेस्ला मीटर ओवर एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एम्पियर है अगर इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का टर्म टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो म्यू नॉट है उसकी है यूनिट, और उसकी जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यही था बायो सेवर्ट लॉ के बारे में, हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और उसका स्केलर फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, और जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में।